बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लीज का। तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो लीज इज अ ट्रांसफर ऑफ राइट। इंट्रोडक्शन क्या है लीज? तो लीज है ट्रांसफर ऑफ राइट, है राइट टू एंजॉय के ट्रांसफर ऑफ राइट टू एंजॉय। लीज इज अ ट्रांसफर ऑफ राइट टू एंजॉय। It is a transfer of right to enjoy the property of lesser made for a certain time। तो made for a certain time है, एक मखसूस वक्त के लिए ये बनाना है। किसकी प्रॉपर्टी के? लेसर की प्रॉपर्टी जो देने वाला होता है। made for a certain time। तो made for a certain time under which the lease is put in possession of the property, जिसके जरिए से जो प्रॉपर्टी का पोजेशन है वो हमने लेसी को फॉरवर्ड करना होता है, देना होता है। The right of ownership are not passed on the transferee। तो इसमें सिर्फ पोजेशन जो है वो ट्रांसफर होता है। Only possession is transferred। Not the ownership। तो इसमें पोजेशन जो है वो ट्रांसफर होना होता है, ओनरशिप जो है वो नहीं ट्रांसफर होनी इन लीज एग्रीमेंट या लीज पे के अंदर। तो the right of ownership are not passed on the transferee, there is only transfer of right of enjoyment in lease। तो इसके रेलेवेंट प्रोविजंस हैं 105, 107 और 108 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो इसके एसेंशियल्स में है इमूवेबल प्रॉपर्टी, फिक्स्ड ड्यूरेशन ऑफ एंजॉयमेंट और ट्रांसफर ऑफ राइट, कंसीडरेशन और नंबर 5 पे एक्सेप्टेंस। तो इसमें ये एसेंशियल्स हैं, ये हम देखते हैं कि इसके जो बेसिक एसेंशियल्स हैं वो क्या है। इंट्रोडक्शन था एसेंशियल्स, इसके 5 एसेंशियल्स है। एसेंशियल्स में पहले पे है इमूवेबल प्रॉपर्टीज में जो जिस चीज का आपने एग्रीमेंट करना है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है तो लीज एग्रीमेंट नहीं होगा। दूसरे नंबर पे है इमूवेबल प्रॉपर्टी, फिक्स्ड ड्यूरेशन ऑफ एंजॉयमेंट। तो जो भी आपने इस लीज एग्रीमेंट करना है उसमें ड्यूरेशन को फिक्स करना है कि ये कितने अरसे के लिए है। ये इंतहाई जरूरी एसेंशियल है, फिक्स ड्यूरेशन के वो कितने अरसे के लिए वो आपने एंजॉय के लिए आपने लिया, फिक्स ड्यूरेशन ऑफ एंजॉयमेंट के कितने सालों के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या 5 साल के लिए है। तो उसमें फिक्स ड्यूरेशन करना है। इसके बाद नंबर 3 पे है, नंबर 3 पे जो इसका एसेंशियल है वो है ट्रांसफर ऑफ राइट ऑफ एंजॉयमेंट। तो ट्रांसफर ऑफ राइट जो है राइट ओनली एंजॉयमेंट की हद तक है, आपने पोजेशन लेना है। ट्रांसफर ऑफ राइट टू एंजॉय पोजेशन, आपने कब्जे को एंजॉय करना है मखसूस पीरियड के लिए। तो ये नंबर 3 पे है। नंबर 3 पे देयर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ सच राइट ऑफ एंजॉयमेंट। और इसके बाद नंबर 4 पे है इट मस्ट बी फॉर कंसीडरेशन। तो इसमें कंसीडरेशन जरूरी होती है कि कितनी अमाउंट है, कितना रेंट है। तो नंबर 4 पे है कंसीडरेशन। तो इसमें कंसीडरेशन भी बहुत जरूरी है कि ये अगर लीज एग्रीमेंट है तो इसमें अमाउंट कितनी जो है वो तय हुई है और जो एंजॉय करने वाला है उसे कितनी अमाउंट जो है पे करनी है। तो इट मस्ट बी फॉर कंसीडरेशन। तो कंसीडरेशन के थ्रू ही जो है लीज एग्रीमेंट कंप्लीट होता है। अगर कंसीडरेशन नहीं है
तो लीज एग्रीमेंट नहीं है। नंबर 5 पे है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब है कबूलियतनामा, कबूल करना। अगर ट्रांसफेरी कबूल करता है, अपनी एक्सेप्टेंस देता है, तभी ये कंप्लीट होता है लीज एग्रीमेंट। अदरवाइज एक ने प्रपोजल दिया कि भाई मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको लीज पे देना चाहता हूँ 5 साल के लिए और इस तरह रेंट में लूंगा, और आगे से वो एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो आपका लीज एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं होगा। उसके लिए उसकी एक्सेप्टेंस जरूरी है। देयर मस्ट बी द ट्रांसफर मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द ट्रांसफेरी। तो ट्रांसफर को उसने एक्सेप्ट करना है, ठीक है जी मैं आपका कब्जा ले लेता हूँ और कल से जो है इसका रेंट शुरू हो जाएगा और मैं इसका हर साल जो है इसका इतना रेंट पे करूँगा, इसकी अमाउंट जो है कंसिडरेशन के तौर पे आपको दूंगा। तो ये इसके 5 एसेंशियल्स है। इसके बाद क्रिएशन ऑफ लीज है कि लीज कैसे क्रिएट होती है। क्रिएशन ऑफ लीज, ये एसेंशियल से आप उसकी क्रिएशन है कि ये एक लीज एग्रीमेंट या लीज है कैसे क्रिएट होती है अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कैसे जो है लीज कंप्लीट होती है, क्रिएट होती है। तो क्रिएशन ऑफ लीज, क्रिएशन ऑफ लीज। तो क्रिएशन है, लीज में बी क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, बाय एक्सप्रेस, इम्प्लाइड और स्टैट्यूट। तो उसमें 3 उन्होंने तरीके दिए गए हैं कि ये जो है एक्सप्रेस भी हो सकती है, क्रिएशन जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है कि आपने उसको बता के कह दिया कि भाई ये मेरे पास प्रॉपर्टी है, आपने अगर लेनी है तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो इसके बाद इम्प्लॉयड है बाय एक्ट, इम्प्लॉयड है कि किसी भी एक्ट के जरिए से जो है वो उनको फील हो गया ठीक है जी आपने यहाँ पे मट्टी रख ली है तो आप हमें इसका पैसे दे दें। तो आपने अगर उस मट्टी के रखने के पैसे लेना शुरू कर दिए हैं तो एक इम्प्लॉयड क्रिएशन ऑफ लीज होगा कि उसने आपसे पूछा नहीं और उसने आपकी जो है प्रॉपर्टी के ऊपर कोई चीज़ रख दी है कुछ अरसे के लिए और आप सबको पता चला और आपने उससे कहा कि भाई ये चीज़ उठाओ और अदरवाइज आपने पैसे देने हैं। तो अगर वो पैसे पे एग्री हो जाते हैं दोनों तो उस इम्प्लॉयड लीज शुरू हो जाएगी। तो इसकी क्रिएशन में इम्प्लॉयड भी है। और इसके बाद स्टैट्यूट है, स्टैट्यूट में गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज होती हैं जिसमें मखसूस होता है हर साल जो है उसके इश्तेहारात इशू करते हैं। स्टैट्यूट में हर साल जो है उन्होंने कानूनी तरीके के साथ लीज को जो है उन्होंने पेश करना होता है कि हम जी इस साल जो हम अपना जो ये इतने एकड़ जो है हम लीज जो है हम देना चाहते हैं, जो जो लोग आना चाहते हैं तो वो अपनी ऑप्शन या बोली में आए और हमसे प्रॉपर्टी लें और इंजॉय करें। तो उसको स्टैट्यूट के तरीके से भी क्रिएशन लीज कहा गया है, जिसमें बकायदा अखबारात में हर रोज़ इस तरह के प्रिंट आते हैं बोली के, जिसमें लोग आते हैं बोली देते हैं और प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की लेते हैं और उसको इंजॉय करते हैं एक मखसूस अरसे के लिए। उसके अंदर ही मेंशन होता है इतने साल के लिए भी गवर्नमेंट ये करना चाह रही है, जिसको स्टैट्यूट कहते हैं कि किसी भी आइन और कवायद के जरिए से जो है लीज को आगे से आगे चलाते रहना है। लीज हाउ मेड, इसके बाद क्रिएशन के बाद है कि लीज को कंप्लीट कैसे करना है। लीज हाउ मेड कैसे बनाई गई है, कैसे बनानी है, मेड। तो इसको रजिस्ट्रेशन के थ्रू जो है इसको बनाना होता है। लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज मेड इन दी फॉलोइंग वेज। तो उसमें 3 वेज दिए गए हैं, थ्रू रजिस्टर्ड डीड। तो सबसे पहले जो है थ्रू रजिस्टर्ड डीड है, कोई भी आपने लीज का आपने करना है तो रजिस्टर्ड डीड के जरिए ही करेंगे तो आप मजबूत रहेंगे, अदरवाइज आपका किसी भी वक्त जो है वो लीज खत्म हो सकती है। अगर आपने रजिस्टर्ड डीड के जरिए से जो है इसको
कंप्लीट नहीं किया लीज को, आप दोनों एक किस्म का एग्री तो हो गए लेकिन उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया, तो किसी भी जगह पे आप दोनों में से एक का इख्तिलाफ पैदा होना है तो वो लीज को वहीं पे ख़त्म करवा सकता है। अगर वो लीज रजिस्टर्ड होगी, रजिस्टर्ड डीड की सूरत में होगी जिसमें गवर्नमेंट को आपने उसकी रजिस्ट्रेशन पे अमाउंट भी पेड की हुई होगी, तो वो जो है उस ड्यूरेशन को कंप्लीट करवाएगी। गवर्नमेंट के पास राइट होता है कि वो थ्रू कोर्ट जो है उसको इन्फोर्स करवाए अगर वो रजिस्टर्ड डीड है। थ्रू ट्रांसफर ऑफ पोजेशन नंबर 2 पे है, थ्रू ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर पोजेशन के ट्रांसफर में भी जो है लीज जो है बन जाती है। जब भी आप किसी को प्रॉपर्टी देते हैं तो लीज जो है कंप्लीट हो जाती है। अगर उसके पास कोई कब्जा चला गया और उसने एग्री कर लिया कि ठीक है जी मैं इसके ऊपर रेंट देना शुरू करूंगा, तो एक लीज बन जाती है थ्रू ट्रांसफर ऑफ पोजेशन है। नंबर 3 पे है थ्रू एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो ये भी उससे मिलता जुलता ही है नंबर 1 से। थ्रू एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो आपने कोई इंस्ट्रूमेंट को एग्जीक्यूट करवाया है थ्रू एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो थ्रू एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी लीज बन जाती है। आपने उसका इंस्ट्रूमेंट हासिल कर लिया, वो गवर्नमेंट से ले लिया आपने, कोई किसी भी किस्म का सर्टिफिकेट या कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से जारी शुदा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको उन्होंने एग्जीक्यूट करके देना होता है। ठीक है जी, इस बंदे का नाम लिखें और इसको लीज पे दे दें, और उसके पास वही एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ज़रिए से शो होता है कि वाकई इसके पास जो है ये इसकी लीज जो है इसके पास हमने ट्रांसफ़र कर दी है, वो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज ऑफ लीज। तो हम लायबिलिटीज देखते हैं, लायबिलिटीज ऑफ लेसर के देने वाला जो पट्टा देने वाला है उसके ऊपर क्या जिम्मेदारियां हैं, ये तो हम डिस्कस करते हैं। देने वाला, हाँ जी, लेसर जो है देने वाला है और लेसी जो है लेने वाला होता है। तो इसके ऊपर क्या जिम्मेदारियां हैं, लायबिलिटीज ऑफ लेसर। लायबिलिटीज ऑफ लेसर, लेसर होता है देने वाला, प्रॉपर्टी को देने वाला है, कब्जे को देने वाला, कब्जा देने वाला को लेसर। फॉलोइंग आर द लायबिलिटीज ऑफ लेसर। तो नीचे जो है लेसर की लायबिलिटीज दी गई हैं, उसमें सबसे पहले डिलीवरी ऑफ पोजेशन। अगर वो डिलीवरी ऑफ पोजेशन की जिम्मेदारी जो है वो सबसे पहले डिलीवरी ऑफ पोजेशन, तो डिलीवरी ऑफ पोजेशन इट इज स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, ये कानूनी तौर पे जो है उसको पाबंद किया गया है, उसकी जिम्मेदारी में शामिल किया गया ऑफ द लेसर टू पुट द लेसी इन पोजेशन। तो उसने लेसी को जो है पोजेशन देना है प्रॉपर्टी का, लीज आउट टू दी एंड। जो ही एग्रीमेंट कंप्लीट हुआ, मेड हो गया, उसके बाद उसकी पहली जिम्मेदारी जो है वो डिलीवरी ऑफ पोजेशन है, डिलीवरी ऑफ पोजेशन की है। पोजेशन जो है उसको देना है, कब्जा जो है वो लेसी को देना है ताकि वो उसको आगे इस्तेमाल करेगा, किसी काम में लाएगा तो भी आपको उसने पैसे देने हैं, रेंट देना है उसका, तो उसमें पोजेशन जरूरी है। इसके बाद डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल डिफेक्ट, तो उस प्रॉपर्टी के अंदर जो भी मटेरियल डिफेक्ट है उसको बताना है। ये सुन्नत अमल भी है, हमारे नबी पाक ने इसी तरह ही बताया कि जो भी चीज़ आप किसी को सेल कर रहे हैं, किसी को पट्टे पे दे रहे हैं, लीज पे दे रहे हैं, तो उसके जो है डिफेक्ट्स जो हैं वो आपने
बताने हैं, उसके डिस्क्लोज करने हैं उसके मटेरियल डिफेक्ट को, डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल डिफेक्ट। मटेरियल डिफेक्ट को उसको बताना है कि इसके अंदर क्या डिफेक्ट है। अगर वो ज़मीन जो है वो किसी कास्ट के काबिल नहीं है तो वो भी उसको बता देना है कि इसके ऊपर इतना खर्चा आएगा इसको सीधा करवाने में, इसके बाद ही आप जो है इससे कोई फसल ले सकते हैं। तो वो चीज़ें आपने उसको बतानी है। The lessor is bound to disclose to the lessee any material defect in the property। तो डिस्क्लोजर है, तो डिफेक्ट मटेरियल डिफेक्ट जो है प्रॉपर्टी के अंदर उसको डिस्क्लोज करना है लेजी के सामने। तो इसके बाद है प्रोटेक्ट द राइट ऑफ हेयर्स। नंबर 3 पे है प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ हेयर्स। जो भी वारसान है उसके उनके जो राइट्स बनते हैं उस प्रॉपर्टी के ऊपर उनको भी प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी जो है वो लेसर के ऊपर है, लायबिलिटी जो है लेसर के ऊपर है। प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ हेयर्स, जो वारसान है लेसर्स वारसान है इन केस ऑफ डेथ तो उनको भी प्रोटेक्ट करना है। लेसर इज बाउंड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ लेसर्स हेयर्स इन केस ऑफ हिज डेथ। अगर उसकी वो बंदा जो है देने वाला है वो फौत हो जाता है तो उसके बाद उसके जो वारसान है उनको भी प्रोटेक्शन चाहिए उस प्रॉपर्टी के मुतालिक। तो वो इसमें अपने लीज एग्रीमेंट में मेंशन करेगा कि अगर मेरी फौत की सूरत में मेरे जो लीगल हेयर्स हैं वो ये हैं और यही इसके बाद में मालिक होंगे और आपसे रेंट वसूल करेंगे। तो इस तरह उसकी उनकी प्रोटेक्शन जो है वो बन जाती है कि अगर वो एग्रीमेंट के अंदर ही उनको मेंशन करवा देता है कि मेरी बात जो है मेरे लीगल हेयर्स जो है वो इस प्रॉपर्टी के वारिस होंगे और उनको आपने मेरे मौत के बाद जो है उनको रेंट देना है या वापस जो है कब्जे को वापस करना है तो उनके हैंड में देना है। तो इस तरह उनकी प्रोटेक्शन हो जानी है जो लीगल हेयर्स हैं जिनके राइट्स उसमें पैदा होते हैं। तो इसके बाद है नो इंटरप्शन। नंबर 4 पे है नो इंटरप्शन, किसी किस्म की उसके अंदर इंटरप्शन ना हो। कि वो बंदा जो है कोई चीज प्रॉपर्टी के अंदर कोई लगाने की कोशिश करे और कोई उसको रोकने आ जाए तो इस तरह की मुदाखलत ना हो, कोई इंटरप्शन ना हो। लेसर इज बाउंड नॉट टू इंटरप्ट इन द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द लेसी। कि उसकी पोजीशन लेसी को जब पोजीशन डिलीवर हो गया तो किसी भी किस्म की इंटरप्शन जो है उसके अंदर प्रॉपर्टी के अंदर ना हो। तो ये नंबर 4 पे है नो इंटरप्शन। तो ये भी लेसर की जिम्मेदारी है कि उसके अंदर इंटरप्शन ना पैदा करे। नंबर 5 पे है रिपेयर द लीज्ड प्रॉपर्टी। नंबर 5 पे है जो प्रॉपर्टी उसने दी है, अगर कोई वो बिल्डिंग है, हॉस्टल है या वो कोई ऐसी जगह है जो कि कंस्ट्रक्टेड शुदा है और उसके अंदर कोई रिपेयर होने वाली चीजें हैं तो जो ही वो लीज एग्रीमेंट करेगा तो उसको सबसे पहले रिपेयर करवा के देना होता है ताकि वो उसके आगे इस्तेमाल में आए। तो लीजर शुड रिपेयर द लीज प्रॉपर्टी ऑन द डिमांड ऑफ लेसी। तो जब भी लेसी डिमांड करेगा तो उसने रिपेयर करवानी है, प्रॉपर्टी को रिपेयर करवाना है। जो भी चीज की तोड़ फोड़ होगी या प्रॉपर्टी ज्यादा पुरानी है तो उसके अंदर जो भी लीज प्रॉपर्टी के अंदर जो भी तोड़ फोड़ होगी उसको रिपेयर करवाने की जिम्मेदारी भी लायबिलिटी भी जो है वो लेसर के ऊपर ही है। तो हमारा आज का ये टॉपिक था जिसमें लायबिलिटीज हमने लेसर डिस्कस की हैं और साथ ही लीज प्रॉपर्टी को भी डिस्कस किया है।